सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा व्याकरण का एक नया अध्याय लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं और इस अध्याय का नाम है वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हम उद्देश्य देखते हैं कि वाक्य जो अध्याय है ये हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों दिया गया है। क्या हम परीक्षा में पास होने के लिए इसे पढ़ते हैं या सिलेबस में दे रखा है इसलिए पढ़ते हैं, या जिंदगी में ये हमारे काम आएगा हम इसलिए पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी अध्याय हो, हम परीक्षा में पास होने के लिए, अंक लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए नहीं पढ़ते हैं। उसका हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से एक बहुत गहरा संबंध होता है और यहां भी वाक्य का हमारी जिंदगी में बहुत गहरा संबंध है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कभी आपने कोई वाक्य नहीं बोला हो? कितने दिन आपने बिता दिए, व्यतीत कर दिए कि आप बोले ही नहीं? क्या यह संभव है कि बिना बोले कोई काम चल जाए? और जब हम बोलेंगे तो वाक्य जरूर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या? वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप को, समूह को वाक्य कहते हैं। यानी दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों और वे सार्थक हों, वे ऐसे शब्द हों जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वे व्यवस्थित हों, एक व्यवस्था में, नियम में बंधे हुए हों, वे क्रमबद्ध हों। ऐसा नहीं कि चाय पिएंगे आप या बहुत खाना बनाया अच्छा है, ये क्रमबद्ध नहीं है। तो हम वाक्य की परिभाषा देंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को, रूप को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आर्यंस विद्यालय में पढ़ता हूं, यहां ये एक शब्द पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा। यानी ये शब्दों का एक समूह है और हम इसे वाक्य कहते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इसे बताया, ये एक शब्द है, पद है, ये पद है, ये शब्द है, ये पद है, ये शब्द है, ये पद है। अब कभी मैं इसको शब्द बता रहा हूं, कभी मैं इसको पद बता रहा हूं। क्या आपकी समझ में आया कि यह शब्द है या पद है, या शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? जी हां, शब्द और पद वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जब वे एकत्रित हो जाते हैं और एक अच्छा सार्थक समूह बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। इस हिसाब से देखें तो आर्यंस एक शब्द है, मैं एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है। तो ये विद्यालय होने, जो विद्यालय है, आर्यंस है, मैं या मैं पढ़ता हूं, ये सारे शब्द होने चाहिए। तो मैं कभी शब्द कह रहा हूं, कभी पद कह रहा हूं, क्यों? और क्या ये शब्द हैं, क्या ये पद हैं, या हम इनको चाहे तो शब्द कह सकते हैं, चाहे पद कह सकते हैं? क्या ऐसा है? नहीं, हम इसे एक ही कैटेगरी में रखेंगे, एक ही श्रेणी में रखेंगे। शब्द आपकी समझ में आया होगा। दूसरा है, जबकि वही शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तब पद कहलाता है। इसे समझाने के लिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। राम, राम क्या है? एक शब्द है और यहां राम मेरा मित्र है, इसमें राम क्या है? एक पद है। कहने का अर्थ है कि यदि कोई शब्द अकेला है, स्वतंत्र है, तो हम उसे शब्द कहेंगे, और जब वही शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो हम उसे पद कहते हैं, उसे शब्द नहीं कहेंगे। तो यहां पीछे चलते हैं। मैं आर्यंस विद्यालय में पढ़ता हूं,
यहां मैं क्या है, शब्द या पद? पद। आर्यंस पद, विद्यालय पद, में पद, पढ़ता पद, पद। अगर इस वाक्य में से किसी भी एक शब्द को कोई भी व्यक्ति इस वाक्य में बंधे हुए इन पदों को अगर कोई भी व्यक्ति शब्द कहता है तो वह गलत है, ये सभी पद कहलाएंगे। आगे चलते हैं हम। उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी एक वाक्य होता है और उस वाक्य में किसका वर्णन हो रहा है, हम उसे उद्देश्य कहेंगे। जैसे मेरी मां बहुत अच्छी है, यहां किसके बारे में बताया जा रहा है? अच्छी के बारे में, बहुत, या मेरी मां? मेरी मां के बारे में बताया जा रहा है। मैं अपनी मां की विशेषता बता रहा हूं। मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत भोली है, मेरी मां बहुत मासूम है, मेरी मां बहुत ईमानदार है, मेरी मां जैसी मां सबको मिले। तो यहां मेरी मां, ये क्या होगा? ये उद्देश्य होगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। यहां हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रधानाचार्य के बारे में। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, यह क्या होगा? उद्देश्य होगा। मेरा देश दुनिया का शिरोमणि बनेगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? शिरोमणि के बारे में नहीं। मेरा देश दुनिया का, संसार का शिरोमणि बनेगा। यहां हम मेरे देश की चर्चा कर रहे हैं तो मेरा देश क्या होगा? उद्देश्य होगा। समझ में आ गया होगा उद्देश्य किसे कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मेरी मां के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी है, या मेरी मां बहुत लंबी है, मेरी मां ईमानदार है, मेरी मां धार्मिक स्त्री है, मेरी मां कर्तव्यपरायण है। ये यहां इस मेरी मां के बारे में हम जो कुछ बताएंगे वह सारा विधेय होगा। अगला एक और उदाहरण लेते हैं। कोरोना, आज के दिन एक महामारी फैली हुई है, पूरे संसार को इसने अपने कब्जे में ले रखा है, ग्रस्त कर रखा है। तो यहां हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कोरोना विश्वव्यापी महामारी है, यहां हम कोरोना की चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? कोरोना। तो कोरोना क्या होगा? उद्देश्य होगा। कोरोना क्या होगा? उद्देश्य होगा। इसके बारे में क्या बताया गया है? ये क्या है? खाने का फल है? नहीं, ये क्या है? विश्वव्यापी महामारी है, संसार में फैली हुई महामारी है। तो इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया है उसे हम विधेय कहते हैं। आशा है आपकी समझ में यहां तक आया होगा। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, वह रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के माने गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। कई बार कुछ विद्वान रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद भी कर देते हैं, और वे करते हैं सरल वाक्य और दूसरा जटिल वाक्य। सरल वाक्य ये हो गया, और जटिल वाक्य के वे 2 भेद कर देते हैं: संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। बात वही है, आने हैं 3: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र, अथवा इसे कुछ लोग मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। बात वही है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। अब देखते हैं हम सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रमुख क्रिया अथवा जिस वाक्य में एक प्रमुख क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे भी हम सरल वाक्य कह सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक हैं, यहां जो क्रिया है, प्रमुख क्रिया एक ही है।
तो यह किस प्रकार का उदाहरण होगा? यह उदाहरण होगा सरल वाक्य का। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी क्या हैं? उद्देश्य हैं। उनके बारे में हम क्या बता रहे हैं? वे अध्यापक हैं। तो यहां एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण होगा। हमें अपने देश पर गर्व है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? हमारी चर्चा कर रहे हैं। हम क्या होगा? उद्देश्य होगा। अब हमारे बारे में क्या बताया गया है? हमें अपने देश पर गर्व है। यह क्या होगा? यह विधेय होगा। और इस पूरे वाक्य को हम किस प्रकार का वाक्य कहेंगे? रचना के आधार पर हम इसे सरल वाक्य कहेंगे। तीसरा है, मेरा मित्र विश्व स्तरीय खिलाड़ी है। मेरा एक मित्र है, मेरा एक दोस्त है और उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके बारे में इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? मेरे मित्र के बारे में। तो मेरा मित्र क्या है? मेरा मित्र उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के बारे में, उस मेरे मित्र के बारे में क्या बताया गया है? मेरा मित्र पढ़ाई में बहुत होशियार है। मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा मित्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। या मेरा मित्र विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, संसार के इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है मेरा दोस्त, उसके बारे में यह बताया गया है। तो यह क्या होगा? उद्देश्य होगा। कहने का अर्थ है कि के, खे और गे तीनों में उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, या एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है। इसलिए इन तीनों वाक्यों को हम सरल वाक्य कहेंगे। आशा है यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि हमें पता है संयुक्त, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। अगर इसे सरल से सरल शब्दों में कहें तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दो सरल वाक्य जुड़े हुए होते हैं। हम उन्हें सरल वाक्य इसलिए नहीं कह सकते कि ये एक वाक्य के भाग होते हैं। एक संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। समझिए इसको यहां से। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक शब्द और, या, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों से जुड़े हुए इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योजक शब्द बोलते हैं। जुड़े हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द जुड़े हुए हों, दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें से कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है, दोनों का अपना अपना वजूद होता है। उदाहरण के तौर पर, मैं खाना खा रहा हूं और मेरा भाई पढ़ रहा है। ये और क्या है? ये योजक शब्द है। इस योजक शब्द ने यह स्वतंत्र उपवाक्य है और यह स्वतंत्र उपवाक्य है, दोनों को उठा करके जोड़ दिया। अगर हम अकेला लिखें, मैं खाना खा रहा हूं, अकेला लिखें तो यह सरल वाक्य होगा। मेरा भाई पढ़ रहा है, अकेला लिखें तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। लेकिन यह एक पूरा वाक्य है और इस पूरे वाक्य में यह एक उपवाक्य है, यह योजक शब्द है और यह एक उपवाक्य है। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जो सरल वाक्य होते हैं हम उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जब वह किसी संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। ये स्वतंत्र उपवाक्य है और ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। आगे देखते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और कामयाब किया। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और कामयाब कराया। कामयाब कराया का अर्थ है कि मेरे पिताजी ने मुझे कामयाब करवाया। ये स्वतंत्र उपवाक्य है और ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। यहां शायद आप सोच रहे होंगे कामयाब कराया यही है, लेकिन यहां ये जुड़ा हुआ है। किसने कामयाब कराया? मेरे पिताजी ने कामयाब कराया, और ये योजक शब्द है।
आज लॉकडाउन है इसलिए मैं बाहर नहीं गया। आज लॉकडाउन है, प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा कर रखी है कि 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन है इसलिए मैं बाहर नहीं गया। मैंने विचार किया आज घर पर ही रहते हैं। प्रधानमंत्री जो देश के शीर्षस्थ नेता हैं उनकी कही हुई बातों का हम पालन करते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों। हमारे लिए प्रधानमंत्री का पद एक गौरवशाली और गरिमामयी पद होता है। विदेशों में हमारी साख बनती है हमारे प्रधानमंत्री के कारण। हमें उनके आदर्शों, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज लॉकडाउन है इसलिए मैं बाहर नहीं गया। मैं बाहर नहीं गया स्वतंत्र है, अकेला लिखा हुआ होता तो इसे हम सरल वाक्य कहते, लेकिन एक वाक्य का भाग बन गया तो हम इसे स्वतंत्र उपवाक्य कहेंगे। आज लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन है स्वतंत्र रूप से अकेला लिखा हुआ होता तो हम इसे सरल वाक्य कहते हैं, और इसलिए योजक शब्द से यह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पूरे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहेंगे। तीसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। ये जो था स्वतंत्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य, आगे पढ़ेंगे हम। अब आएगा आपके सामने मिश्र वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ये हम अगले पेज पर इनके बारे में चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये सरल वाक्य होते हैं, और जब संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। ये किसी दूसरे वाक्य पर, दूसरे उपवाक्य पर अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। और जैसे हमने देखा था कि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मोहन ने कहा कि योगेश मेरा भाई है। मोहन ने कहा योगेश मेरा भाई है। यह डिपेंड है, जुड़ा हुआ है। किस पर जुड़ा हुआ है? किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा? मोहन ने कहा कि योगेश की योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, योगेश मेरा भाई है। यह वही दुकानदार है जो सस्ते फल देता है। यह वही दुकानदार है जो सस्ते फल देता है। जो सस्ते फल देता है यह डिपेंड है। जो सस्ते फल देता है कौन देता है? वही दुकानदार। कौन सा दुकानदार? यह वही दुकानदार है। जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम सो रहे थे। यह स्वतंत्र उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आश्रित उपवाक्य मुख्य रूप से जो, जब, जैसा, यदि, यद्यपि आदि से इनकी शुरुआत होती है। ये जो आश्रित उपवाक्य हैं शायद अच्छी तरह समझ में नहीं आए होंगे। अगले पेज पर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है, और आगे जब हम चर्चा करेंगे तो ये आश्रित उपवाक्य और अच्छी तरह समझ में आएगा। स्वतंत्र उपवाक्य, जैसे मैंने बताया था कि इनको हम समझाएंगे। स्वतंत्र उपवाक्य, इन्हें सरल वाक्य भी कहते हैं। जैसे हमने बताया था, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं, लेकिन जब वे अगर अलग होंगे तो वे शब्द होंगे। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो पद कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वे सरल वाक्य न कहलाकर स्वतंत्र उपवाक्य कहलाएंगे। अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं और किसी भी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते। जहां मैं रहता हूं वहां कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। नहीं है क्रिया आ गई। कहां? जहां मैं रहता हूं। मैंने बताया था जहां से जो उपवाक्य की शुरुआत होती है 99.99%
आश्रित उपवाक्य होते हैं। अगला देखते हैं, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। आश्रित, जैसे कि हमें पता है भाई बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छी तरह स्नान नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से उन्हें दिखाई नहीं देता है, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, तब उनके बच्चे उनकी मदद करते हैं, उनके पोता पोते उनकी मदद करते हैं। उस वक्त वे आश्रित बन जाते हैं। पहले बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित थे, फिर वही माता पिता जब बूढ़े हो गए तो अपने बच्चों पर आश्रित हो गए। आश्रित का अर्थ होता है किसी दूसरे पर निर्भर होना। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर, तो आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? भाई बच्चे किस पर निर्भर होते हैं? अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। आश्रित उपवाक्य किस पर निर्भर होता है? स्वतंत्र उपवाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर, मुख्य उपवाक्य पर। हम प्रधान उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं, और प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं, और स्वतंत्र उपवाक्य भी कह सकते हैं। उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद हैं। आगे चलते हैं हम। संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता था कि वह दिल्ली जाएगा। अब वह जो शब्द है यह किसी न किसी के लिए आया है। मैं जानता था मोहन दिल्ली जाएगा, मैं जानता था रमेश दिल्ली जाएगा। तो यहां ये सारा क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। अगला है मेरे भाई ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य होगा। क्या कहा? हमें देश पर मर मिटना चाहिए। हमें किस किस को मर मिटना चाहिए? कुछ नाम बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है, हमें किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए इस पूरे पदबंध को हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम इसको मुख्य उपवाक्य मानेंगे, स्वतंत्र उपवाक्य मानेंगे, प्रधान उपवाक्य मानेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसे हम आश्रित उपवाक्य मानेंगे, और यह संज्ञा उपवाक्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपने देखा होगा मैं जानता था कि, मेरे भाई ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने कहा कि। यहां 99.99% की का प्रयोग किया जाता है, और यह संज्ञा उपवाक्य में ही प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा उपवाक्य के बाद हम चलते हैं, ये पहला था हमारा आश्रित उपवाक्य में पहला संज्ञा उपवाक्य। दूसरा गया विशेषण उपवाक्य। जैसे कि हमें पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण उपवाक्य विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे? मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाए तो उसकी विशेषता बताने वाले उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। फिर देखिए, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य क्या करता है? प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी विशेषण उपवाक्य क्या होता है? विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए हम उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह वही घड़ी है जो चाचा जी ने उपहार में दी थी। जो चाचा जी ने उपहार में दी थी, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? चाचा जी ने उपहार में क्या दिया था? घड़ी। घड़ी की विशेषता बताई जा रही है। घड़ी कौन सी? टाइटन की है, सोनाटा की है, HMT की है, चाचा जी ने दी थी, दोस्त ने दी थी। यह वही घड़ी है। यहाँ तक का वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, या हम इसे कह सकते हैं प्रधान उपवाक्य होगा।
जो चाचा जी ने उपहार में दी थी, चाचा जी ने इस घड़ी को उपहार में दिया था। और आपको ये भी पता चल गया होगा जो से ये वाक्य की शुरुआत हो रही है, जो मैंने बताया था आमतौर पर विशेषण उपवाक्य जितने होते हैं वो जो, जिसने, जैसे से शुरुआत होती है। जो झूठ बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसे हम किसी न किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। किस व्यक्ति को? जो झूठ बोलता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। जिन्होंने देश की लाज बचाई, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। यह स्वतंत्र उपवाक्य है। किन्हें प्रणाम करता हूं? प्रणाम करता हूं, किसी के न किसी की विशेषता बताई गई है, फौजियों की विशेषता बताई गई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्हें का मतलब सैनिकों को या खिलाड़ियों को, जिन्होंने किसी खेल में मेडल लेकर के अपने देश की लाज बचाई हो, जिन्होंने देश की लाज बचाई। फिर जिन्होंने से शुरुआत हो रही है तो इन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगला चलते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे हम पीछे चलते हैं, जैसे विशेषण उपवाक्य में मुख्य उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसकी विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उसी प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य में स्थित, उपस्थित जो क्रिया होती है उस क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और यह आश्रित उपवाक्य होता है। यह आश्रित उपवाक्य का तीसरा और अंतिम भेद है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे, सो रहे थे, क्रिया आ गया। कब? जब मैं पढ़ रहा था। कालवाचक क्रिया विशेषण आ गया। इसकी काल संबंधी विशेषता बताई जा रही है। तो यह क्या होगा? जब से शुरुआत भी हो रही है और इसकी विशेषता भी बताई जा रही है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा और यह स्वतंत्र उपवाक्य होगा। जैसे ही फिल्म शुरू हुई सभी खुश हो गए, सभी खुश हो गए। कब हो गए भाई? खुश हो गए, क्रिया है, इसकी विशेषता बताई गई है। खुश हो गए, कब हो गए? जब फिल्म शुरू हुई या जैसे ही फिल्म शुरू हुई सभी खुश हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इस पूरे वाक्य को क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य एक ही प्रकार का होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा उदाहरण, मैं जहां जहां गया मुझे सम्मान मिला, मुझे सम्मान मिला। सम्मान मिलना क्रिया है, इसकी विशेषता बताएगी। सम्मान मिला, कब मिला, कहां मिला, कैसे मिला? मैं जहां जहां गया, फिर जहां जहां आया। इसमें इस वाक्य को ये मत मानो कि पहले मैं आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां जहां मैं गया मुझे सम्मान मिला, या मैं जहां जहां गया मुझे सम्मान मिला। दोनों बातें एक ही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा चैप्टर था वाक्य का, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं जल्दी से, 1-2 मिनट लगाएंगे। हाँ जी, वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द और पद किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, सार्थक समूह को। और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसे पद कहते हैं। यहां समझाया भी गया है, राम शब्द है, राम मेरा मित्र, यहां राम क्या है? पद है। मेरा क्या है? पद है। मित्र क्या है? पद है। और है क्या है? पद है। अगर हमने यहां मेरा अकेला लिख दिया तो ये होगा शब्द। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यहां हमने चर्चा भी की थी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ
की हम चर्चा कर रहे हैं उद्देश्य है और उनके बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी हैं, ईमानदार हैं। कोरोना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोरोना उद्देश्य होगा और कोरोना के बारे में क्या बताया गया है, विश्वव्यापी महामारी है। आगे हम चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रमुख क्रिया हो या किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, मेरा मित्र विश्व स्तरीय खिलाड़ी है। संयुक्त वाक्य, जैसा कि आपको पता है संयुक्त, इसमें 2 सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम इन्हें सरल वाक्य नहीं कह सकते शब्दों की तरह से, शब्द अकेले होते हैं, सरल वाक्य अकेला होता है, लेकिन जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह अपना अस्तित्व खोकर पद का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार सरल वाक्य अकेला रहता है तो सरल वाक्य रहता है, लेकिन जब वह संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह एक उपवाक्य बन जाता है, स्वतंत्र उपवाक्य। अगला हम चलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है जिन्हें हम मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और एक आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य के हमने आगे देखे हैं, 3 भेद होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आश्रित उपवाक्य, ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं प्रधान उपवाक्य पर, स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य में है कि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य का विशेषण उपवाक्य कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में स्थित किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उस उपवाक्य को हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। स्वतंत्र वाक्य में क्रिया होती है और उस क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा है, अपेक्षा है कि यह वाक्य का अध्याय आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।